हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाषा सामान्य परिचय। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है: आकृतिमूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। इसमें आधार आकृतिमूलक वर्गीकरण में रचना तत्व, वाक्य और पदरचना, और पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व, इतिहास। अन्य नाम आकृतिमूलक में रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। पारिवारिक में वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमित वर्गीकरण, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। उल्लेख्य बिंदु में आकृतिमूलक में विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं: आयोगात्मक भाषा और वियोगात्मक भाषा। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न 6 बातों को आधार बनाया जाता है: पदरचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। भोलानाथ तिवारी और विल्हेल्म फान हम्बोल्ट्ज़ ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को महत्व दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र भाषा परिवार। भौगोलिक क्षेत्र में यूरेशिया, यूरोप, एशिया। भाषा परिवार भारोपीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, ब्रुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपेसबोरी, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। और अफ्रीका भूखंड में सूदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेनतोत बुशमैनी परिवार। और प्रशांत महासागरीय भूखंड में मले पॉलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी परिवार। भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं, 2 सप्तवर्ग, इसमें 2 वर्ग, सप्तवर्ग और केंतुक वर्ग। तो सप्तवर्ग में पहला भारत ईरानी आर्य, इसके अंतर्गत ईरानी दरद भारती। ईरानी के अंतर्गत है फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। नंबर 2 बाल्टो, स्लाविक, महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो, क्रोती, स्लोवेनी। तीसरी अर्मीनी, चौथी अल्बानी, इलीरियन। केंतुक वर्ग में पहली जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लामी, बेल्जियम, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी। नंबर 2 में कॉल्टिक में आयरिश, स्कॉच, गैलिक, वेल्स, ब्रिटन, ब्रेतो, कार्निश। तीसरी ग्रीक, हेलेनिक, चौथी तोखारी, पांचवी हिटाइट, छठवीं इटालिक रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन।
भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को के 3500 वर्गों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण प्राचीन आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। भाषा मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट, समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। चरण आधुनिक आर्य भाषाएं। भाषा हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, समय 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिक छांदस प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य संहिता, ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। ब्राह्मण के कर्मकांड की व्याख्या की गई है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण शुक्ल, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, इनकी संख्या 108 है। इनमें से 12 उपनिषद मुख्य हैं, ईश, क्रैन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशोतकी, श्वेताश्वेतर। उपनिषद में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। नोट: ऋक् संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाषा में वेद, वेदांत, आरण्य तथा लिखे गए। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियों, 13 स्वर, 39 व्यंजन का प्रयोग होता था। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। लौकिक भाषा। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ए, औ का उच्चारण ऐ, औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ऐ, औ शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार की शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार और अनुनासिक चंद्रबिंदु के रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई है। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों क, ल, जीव मूलीय और उपध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियों ही शेष रह गई। वैदिक है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। पाली मध्यकालीन
आर्य भाषा की प्रथम अवस्था। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद हैं। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल, पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। कुछ वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त हो गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है पा रख तिथि बुद्ध वचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई वही पाली है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष 5वीं शती ने किया था। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भौगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय। विद्वान व्युत्पत्ति विधुशेखर भट्टाचार्य, व्युत्पत्ति पंकित, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली। मैक्स वालेसर, पाटली, पाडली, पाली, पाली। भिक्षु जगदीश काश्यप, पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली। भंडारकर वाकर नागल, प्राकृत, पाकट, पाअड, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ, पाठ, पाल, पाली, पाली। कौशाम्बी, पाल, पाली। उदय नारायण तिवारी, पा धन अणीय धन ली बराबर पाली। बौद्ध धर्म से संबंधों ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: खुद्दक निकाय, दीत निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक संघ संचालक के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ है: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार। अभिधम्य पिटक में धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ अट्ठकथा साहित्य, रचिता आचार्य बुद्धघोष, समय 5वीं सदी। विशुद्धिमग्ग आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी। कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन 7वीं सदी 675 सूत्र। मोग्गलान व्याकरण मोग्गलान 12वीं सदी 817 सूत्र। सद्यनीति व्याकरण अंगवंश 1154 ईस्वी 27 अध्याय 1341 सूत्र। विशुद्धि को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुसंधिकप्प और कच्चान गंध भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली की विशेषताएं: ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोग्गलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिनमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। पाली में प्रयुक्त वर्ण स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, अम। संस्कृत के ऋषि और लृ पाली में समाप्त हो गए।
सा शा का सा हो गया, जिसे शिष्यः शिष्यो। संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। पाली की व्याकरणिक संरचना। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनांत प्रातिपादित स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा, यथा जगत, जग, राजन, राज, चल, चल। विभक्तियों और प्रसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी हुआ। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था, यथा स्थितः, थिय, था। रूप में हिंदी में विकास, भवन्ति, हुवन्ति। होता रूप में हिंदी में विकास, होता, हुआ, हुआ या हुई। रूप में हिंदी में विकास। शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ। पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ, यथा क्षण, स्त्री, बप, पिता, ढौकनी, ढक्कन। प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषाओं की दूसरी अवस्था। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों के ने 3 चरणों में बांट कर देखा है। प्रथम प्राकृत। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राक पूर्व, कृतम प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद्र ने लिखा है, प्राकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत। प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश की कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। निष्कर्षतः प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, प्राकृत की दूसरी अवस्था प्राकृत, प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश। प्राकृत की विशेषताएं। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन अकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए वीरः, वीरो, प्रश्नः, पण्यो, देवः, देवो। पाली में या व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्रायः या समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जा प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए यस, जस, यह, जो। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीयकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए मृत्यु, मिच्चु, मीच, जिह्वा, जिह्वा, जीभ। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत की मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा। क्षतिपूरक
दीर्घाकरण। संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत से परसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कय, केरक तथा मध्य परसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हुए। प्राकृत की शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ। शब्दकोशी प्रवृत्तियों के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती हैं वह यह है कि संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तन हुए थे उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि संस्कृत से सरल किए गए कई शब्दों को ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों से अलग करना मुश्किल हो गया। शब्दों के पुनर्समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देने लगी। उदाहरण के लिए उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उदित हो गए, अतः अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा। इसी प्रकार अति से अई हो गया था और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय। विद्वान ग्रंथ। प्राकृत के भेद। विद्वान भरतमुनि ग्रंथ नाट्यशास्त्र। प्राकृत के भेद। मुख्य प्राकृतः मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सुरसेनी, शेरसेनी, अर्धमागधी, बहालीक, दाक्षिणात्य, महाराष्ट्री, गौण विभाषा, साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्रविड़ी, उदरजा, वनेचरी। विद्वान वरुचि ग्रंथ प्राकृत प्रकाश। प्राकृत के भेद। शेरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पेशाची प्राकृत। हेमचंद ग्रंथ प्राकृत व्याकरण। आरसी अर्धमागधी, चूलिका पेशाची, अपभ्रंश। चूलिका पेशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर, अभिरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द हैं, इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो 2 भागों ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। वाक्यपदी में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याडी का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद ने किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड 6 सती ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द आचार्य दंडी, आभीरों की भाषा आभीर, भरतमुनि, आभीरोक्ति, वाग्भट्ट और हेमचंद ग्राम भाषा। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन
6 भाषाओं का उल्लेख किया है, उनमें अभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अभ्रष्ट कहा है। स्वयं ने अभ्रष्ट को अपनी रामायण में अवहत कहा है। ग्रेयर्सन, पिसेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि किथ, याकोबी, जुलब्लाक, अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने अभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अभ्रंश भाषा के लिए अभ्रष्ट शब्द का उपयोग किया गया है। मध्यदेशी या शैरसेनी अभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया। सिद्धों की अभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। अभ्रंश के पदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अभ्रंश के भेद। विद्वान नमी साधु अभ्रंश के भेद उपनागर, आभीर, ग्राम्य। मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व अभ्रंश के भेद नागर, उपनागर, ब्राचड़। याकोबी, इनकी पुस्तक है संत कुमार चरियू की भूमिका, इसमें अभ्रंश के भेद पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तगारे, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अभ्रंश, अभ्रंश के भेद पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह, अभ्रंश के भेद पूर्वी, पश्चिमी। डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। नामी साधु की उपनागर अभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है नागर या सौराष्ट्री गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचड़ सिंध की बोली। मार्कंडेय ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैशाची पर दर्द का प्रभाव है। वररुचि पैशाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडेय पैशाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, केकई, पांचाल और शैरसेनी। भारत में पैशाची की रचना उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। अभ्रंश की रचनाएं पौमचरित 8वीं शती स्वयंभू, इसमें 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य है, यह अभ्रंश का प्रथम रामकाव्य है। महापुराण 10वीं शती पुष्पदंत, इसमें 102 संधियां हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है, इसमें 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविरस्यत कहा अभ्रंश का पहला प्रथम काव्य है। अभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। अभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद को कहा जाता है। राम शर्मा और मार्कंडेय ने प्राच्या को अभ्रंश के भेद के रूप में माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6 से 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृतम का अपना अभ्रंश रूप रहा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी माना है कि प्रत्येक प्राकृत की यह एक अभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से वे अभ्रंशों की 5 स्थिति स्वीकारते हैं: शैरसेनी प्राकृत, शैरसेनी अभ्रंश, पैशाची प्राकृत, पैशाची अभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अभ्रंश। पैशाची अभ्रंश को केकई भी कहा जाता है। सिंधवी के आदि रूप को एलू कहा जाता है। मागधी अभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ है। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की है। साहित्य रूप से अपने विकास और विस्तार के समय अभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा शैरसेनी प्राकृत है। अभ्रंश ग्रंथ अभ्रंश काव्यत्री की रचना लालचंद्र गांधी ने की थी। अभ्रंश
के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अवधि में लिखूं लिख, बैठूं बैठ, कालूं काल आदि रूप अपभ्रंश से ग्रहित हैं। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। खस को दरद नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। अपभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग्वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली है। अवहट्ट भाषा का समय